Right, students. So, after understanding about various aspects of demand forecasting, now it is the time to know about various methods of demand forecasting. फायदे समझ लिए, तरीके समझ लिए। अब देखते हैं कि आखिर अलग अलग तरीके क्या है। देखिए, जो मेथड्स हैं डिमांड फोरकास्टिंग के आपके सामने, इसमें आप पहले इस चार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, दो वाइडर क्लासिफिकेशंस हैं। सर्वे मेथड है और स्टैटिस्टिकल मेथड है। दो पार्ट में मेथड्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है। अब सर्वे मेथड पे अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा, तो पहले इन्होंने क्या किया है, उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। चार में कौन कौन से? कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन भी कहते हैं इसको, एंड यूज और इनपुट आउटपुट मेथड। अब कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा है। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन थ्रू क्वेश्चनर या डायरेक्ट इंटरव्यू। दो तरीके हो गए, तो सर्वे कर लीजिए क्वेश्चनर से या तो डायरेक्ट इंटरव्यू कर लीजिए। डायरेक्ट इंटरव्यू में भी दो तरीके हैं, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड या सैंपल सर्वे मेथड ऑफ कंज्यूमर पैनल मेथड। और स्टैटिस्टिकल की बात करें तो ट्रेंड प्रोजेक्शन और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। समझ गए? एक बार ठीक से देख लीजिए, अपनी कॉपी में चार्ट बना लीजिए। पहले डिमांड फोरकास्टिंग लिखिए, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, सर्वे मेथड और स्टैटिस्टिकल में। सर्वे मेथड को चार पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, डेल्फी मेथड या और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। चौथे में एंड यूज और इनपुट आउटपुट मेथड। स्टैटिस्टिकल में दो क्लासिफिकेशन करिए, ट्रेंड प्रोजेक्शन और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दो। अब कंज्यूमर वाला जो था, कंज्यूमर इंटरव्यू सर्वे में जो पहला था, उसके फर्दर दो कर लीजिए, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन थ्रू क्वेश्चनर और डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। फिर डायरेक्ट इंटरव्यू में भी आप क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड है या फिर सैंपल सर्वे मेथड और दी कंज्यूमर पैनल मेथड। ठीक है, कर लिया। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वे मेथड्स हेल्प अस इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर परचेज प्लान ऑफ potential buyers through collecting the opinion of experts or by interviewing the consumers. These methods are extensively used in short run and estimating the demands for a new product. There are different approaches under सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि फ्यूचर परचेज प्लान क्या है पोटेंशियल बायर का, ये हमें जानना है। ये चाहे हम कंज्यूमर से जाने, चाहे हम एक्सपर्ट से जाने। ये जो मेथड्स हैं, इनका इस्तेमाल हम शॉर्ट रन में करेंगे और नए प्रोडक्ट्स की डिमांड के बारे में पता लगाएंगे। और कई तरीके की अप्रोचेस भी हैं सर्वे मेथड में। आगे तो सर्वे करना है कुल मिलाकर के। इसमें देखते हैं जरा सर्वे मेथड के विषय में एक ये रूपरेखा इन्होंने दी। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो है कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड। यहाँ पे भी देख लीजिए, सर्वे मेथड पहला क्या है, कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड। अंडर दिस मेथड efforts are made to collect the relevant information directly from the consumers with regard to their future purchase plans. In order to gather the information from consumers, a number of alternative techniques are developed from time to time. Among them, following are the important ones, which we will be discussing in the next slide. But what we are doing in this method, in this consumer interview method, we are collecting the information directly from the consumers with regard to their future purchase plans. तो कंज्यूमर से हम क्या जान रहे हैं, कंज्यूमर से हम जान रहे हैं कि भाई तुम भविष्य में क्या खरीदने वाले हो, और उसके आधार पे हम इसमें से सही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब किस प्रकार कर रहे हैं, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन और प्रेफरेंसेस। ये सबसे पुराना मेथड है। इसमें हम इसे ओपिनियन सर्वे भी कहते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं,
जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या बायर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी प्रेफरेंसेस या विलिंगनेस बताएं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और अपने फ्यूचर परचेज प्लान्स बताएं कि भाई ये आप खरीदना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो उनसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या ये आइटम खरीदने वाले हैं तो कितना खरीदने वाले हैं, क्यों खरीदने वाले हैं, कहाँ खरीदने वाले हैं, कब खरीदने वाले हैं, किस क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट पसंद है, कितना पैसा वो खर्चा करना चाहते हैं इस पे। तो इस तरीके के फील्ड सर्वे को कंडक्ट करके मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, या कि कोई बाहरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सहायता लेके आप ये सर्वे करा सकते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये सर्वे करा रहे होते हैं, इंटरव्यू करा रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। चाहे वो क्वेश्चनर हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, आपको पहले ब्रॉड से जनरल से स्पेसिफिक की तरफ या ब्रॉड से नैरो की तरफ चलना है। और ये ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो व्हाट वी कॉल इट, जो भी हम सर्वे करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं, वो हम न्यूट्रल तरीके से उसको ऑब्जर्व करें और रिकॉर्ड करें। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर की ड्यूटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप कंज्यूमर से पहले अच्छे से पूछिए वो आपको क्यों बताए, तो अपने ओपिनियन आपसे क्यों शेयर करना चाहे, तो इसके लिए उसको प्रॉपर रीजन दीजिए। तब आप उससे जान पाएंगे कि भाई वो क्या खरीदने वाला है, कितना खरीदने वाला है, क्यों खरीद रहा है, कब खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, किस क्वालिटी का खरीदेगा, कितना पैसा खर्चा करने वाला है। ये प्रश्न आपको जानने हैं, और इसके लिए बहुत स्किल्ड होने की जरूरत होती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कई बार खुद भी कर लेती हैं, या कई बार ये हायर्ड कर लेती हैं, एजेंसी के लोगों की सेवाएं ले सकती हैं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल की सेवाएं ले सकती हैं। सर्वे मेथड्स की जो सक्सेस है वो किन चीजों पे आधारित है? सबसे पहले कि किस प्रकार के प्रश्न आप कंज्यूमर से पूछने जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि कोई कंज्यूमर है, वो आपको क्यों आंसर करेगा, तो पहले आपको उससे रैपो बिल्टअप करनी पड़ेगी। आपको कि वो आपकी बात सुनने लगे, तो उसके लिए उससे पहले कनेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और किस तरह से आप क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। ठीक है। फिर जो चीज सर्वेयर है, उसकी एबिलिटीज क्या है, क्या उसकी बात को सामने वाला समझ पा रहा है, क्या वो सही ऑर्डर में क्वेश्चंस को पूछ रहा है, क्या वो सही टोन में पूछ रहा है, टोन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या वो सही तरीके से प्रश्नों को रख पा रहा है, क्या अगर सामने वाला सुन नहीं पा रहा है तो वो दोबारा रिपीट कर रहा है अपने क्वेश्चन, या जिस परिपेक्ष में, जिस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन को पूछा जाना चाहिए, क्या उसी परिपेक्ष में वो पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है तो क्या जो आंसर करने वाला है वो समझ रहा है उसको उसी परिपेक्ष में। इन सब चीजों की एबिलिटी जो है ये बहुत जरूरी है, तब आप इंटरव्यू वगैरह ले पाएंगे। फिर एक बात और है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल्स, मतलब आप जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो सच में उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एलिजिबल हैं लोग, या आप बस यूं ही उनसे पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको परचेज इंटेंशन के बारे में जानना है, कि भाई आप भविष्य में परचेज करने वाले हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? जो वाकई में उस प्रोडक्ट को खरीदने की प्लान कर रहा है। और आपने क्या किया, आपने अपनी सुविधा के लिए स्टूडेंट से क्वेश्चन भरवा लिया। अब स्टूडेंट से क्वेश्चन भरवा लिया तो स्टूडेंट्स परचेज करने वाले हैं क्या? नहीं है। तो सैम्पलिंग के में जब भी हम जाएंगे तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ये बड़ा आवश्यक है। ट्रू रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो पूछना, जिससे पूछा जा रहा है, क्या वो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही या उपयुक्त व्यक्ति है भी या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर शहर को बिलोंग करते हैं। अब मैं आपसे उस शहर के विषय में जानना चाहूंगा जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ आपने जीवन अपना बिताया है, तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं किसी ऐसे शहर के बारे में जहाँ पे आप गए ही नहीं, तो फिर आप जो आंसर करेंगे उसकी
जो उपयोगिता होगी या जो सत्यता होगी वो उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, वो क्वेश्चनेबल हो सकती है, या आप उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सच में एलिजिबल हैं या नहीं है, क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ये बात की जांच पहले कर लेनी है, रिप्रेजेंटेटिवनेस पहले जान लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल्स इज वेरी क्रूशियल। देन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका कैसा है जिसकी आप डिमांड एस्टिमेट करने जा रहे हैं। आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ड्यूरेबल है, एक बार खरीद लिया जाता है तो फिर सालों कोई खरीदता नहीं है, बहुत महंगा है। आपका प्रोडक्ट जो है वो पेरिशेबल नेचर का है, रोज लोग खरीदते हैं, एसेंशियल है, किस प्रकार की कमोडिटी है, उस पर भी निर्भर करेगा कि आप कौन सा सर्वे मेथड, मतलब आप किस तरह से पूछेंगे और क्या सक्सेस होने वाला है या नहीं होने वाला है। मार्केट कैसी है, मार्केट क्या है, मार्केट एक प्लेस है। इकोनॉमिक्स में क्या है मार्केट, इकोनॉमिक्स में मार्केट है एक जगह, एक प्लेटफॉर्म, जहां पे सेलर्स और बायर्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक्सचेंज होता है किन चीजों का, दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसी चीज एक्सचेंज में देते हैं जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल होती है। एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ, आदान प्रदान, किस चीज का, उन वस्तुओं का या सर्विसेज का, सेवाओं का, जो एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। जैसे आपने किसी से एक पानी की बोतल खरीदी, उसने बदले में आपने उसको बदले में पैसे दिए, उसने आपको बोतल दी, एक्सचेंज हुआ। तो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इस प्रकार के एक्सचेंजेस होते हैं। अब वो मार्केट किस तरीके की है उस पर भी प्रश्न, आपके प्रश्नों का जो क्रम होगा, प्रश्नों का जो यू नो उसका आर्टिकुलेशन होगा, ये सब चीजें निर्भर करें। फिर कंज्यूमर्स, बायर्स बिहेवियर, उनका इंटेंशन, उनका एटीट्यूड, थॉट्स, मोटिव, ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी नहीं है सामने वाला, आप वो असल में कुछ और यूज कर रहा है, असल में कुछ और करने जा रहा है और आपको मिसगाइड कर रहा है, तो आपका जो रिसर्च होगा, रिसर्च वर्क होगा या जो भी सर्वे होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर फाइनली जब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसको आपने कैसे एनालाइज किया, कैसे कंक्लूजन निकाला, उसके लिए कौन सी टेक्निक ली, इस्तेमाल करी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका इंटरप्रिटेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही टेक्निक को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही लोगों को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को सही चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही स्केल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों पे आपके ये सर्वे की जो भी सफलता है ये निर्भर करेगी। अब हम आ गए डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड पे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड में। अब हम आ गए हैं सर्वे कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड में डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड के बारे में कह रहे हैं दैट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट मेनी कस्टमर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चनर एड्रेस टू देम इवन इफ इट इज सिंपल ड्यू टू वेरिड रीजंस। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कि क्वेश्चनर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, और इसलिए ये अल्टरनेटिव या वैकल्पिक मेथड डेवलप किया गया। इस मेथड में जो कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं और इंटरव्यू करते हैं, डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, एंड अपने बजट के बारे में, अपने एक्सपेंडिचर प्लान के बारे में, अपने कौन से आइटम परचेज करने वाले हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके प्राइस प्रेफरेंस, किस समय खरीदने वाले हैं, इनको क्वेश्चंस को आप इस दौरान पूछते हैं, फेस टू फेस मिलके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे भी दो आपने देखा था कैटेगरीज थी, कौन सी थी दो कैटेगरीज, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन का क्या मतलब हुआ, जिसमें आप सभी को शामिल कर रहे हैं। अंडर दिस मेथड ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स आर इंटरव्यूड इन अ पर्टिकुलर सिटी or a region. The answers elicited are consolidated and carefully studied to obtain the most probable demand for a product. The management can safely project the future demand for its products. This method is free from all types of prejudices. The results mainly depends on the nature of the question asked and answers received from the customer.
मतलब क्या करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सिटी या रीजन में जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं सभी को आपको अप्रोच करना है और सभी से क्वेश्चन पूछना है। कंप्लीट इन्यूमरेशन मतलब सभी को शामिल करके आपको सबसे रिस्पॉन्स कलेक्ट करने हैं और फिर उनको इकट्ठा करना है, जोड़ना है, कंसोलिडेट करना है और डिमांड को प्रिडिक्ट करना है। लेकिन ये मेथड में फायदा क्या है कि आप सबको ले रहे हैं, तो इसकी सफलता जो है उसको से सही रिजल्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह कम है, इसमें आप सभी लोगों को ले रहे हैं। मगर हाँ, इसको करना भी कठिन है। जैसे गवर्नमेंट सेंसस करती है, सारे लोगों को लेती है, लेकिन उसमें कितना समय लग जाता है। तो इसलिए कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड में आप सबको ले रहे हैं, मगर ये कितना प्रैक्टिकली होता है ये तो बात की बात है। फिलहाल मेथड आप जान जाइए, कंप्लीट एन्यूमरेशन। अब सैंपल सर्वे मेथड और दी कस्टमर पैनल मेथड। इसमें क्या है, कस्टमर और कंज्यूमर, अच्छा हम लोग बोल देते हैं कभी कस्टमर को कंज्यूमर, कभी कंज्यूमर को कस्टमर। दोनों शब्द लगभग एक सिनोनिमस है, बस एक अंतर है। कंज्यूमर वो है जो कंज्यूम कर रहा है, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, और कस्टमर वो है जिसने उस प्रोडक्ट को परचेज करने के पैसे दिए हैं, जिसने उसको परचेज किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्कूटी खरीदी, आपके पापा ने या आपके गार्जियन ने, और वो स्कूटी जो है उन्होंने आपको यूज करने के लिए दे दी। तो आप हो गए कंज्यूमर, वो हो गए कस्टमर। उन्होंने स्कूटी खरीदी और खुद ही उसको चलाने लगे, आपको नहीं दी। खुद ही उसको यूज कर रहे हैं, तो कंज्यूमर भी वही है, कस्टमर भी वही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सैंपल सर्वे मेथड या कंज्यूमर पैनल मेथड में हम कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनका पैनल बनाएंगे अपने कंज्यूमर्स का, और उनसे पूछेंगे उनके अनुभव के बारे में। तो एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपर्ट शोज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू अप्रोच ऑल दी कस्टमर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंप्लीट एन्यूमरेशन बहुत कठिन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज रियली डिफिकल्ट कि आप सभी लोगों को अप्रोच कर पाए। तो आप क्या करें, केयरफुल सैम्पलिंग कर लें रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर्स के। सैम्पलिंग क्या है, उसमें से ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स को ले लिया, और इसीलिए ये सैंपल सर्वे मेथड बनाया गया, क्योंकि कंप्लीट एन्यूमरेशन उतना इजी नहीं था। अब इस मेथड में अलग अलग सेक्शन से हमने कस्टमर्स ले लिए, जिससे कि मार्केट का हमें फेयरली रिप्रेजेंटेशन मिल गया, और उनको हमने फिर इंटरव्यू वगैरह कर लिया। ठीक है। कंप्लीट एन्यूमरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम सबको कंसीडर कर रहे थे। देखिए, अभी तक हम लोग क्या बात कर चुके हैं, सर्वे मेथड की बात हुई, जिसमें पहला कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड। उस कंज्यूमर इंटरव्यू मेथड में दो पार्ट थे, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन थ्रू क्वेश्चनर, और डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड हम लोगों ने बात करी, जिसमें कंप्लीट इन्यूमरेशन और सैंपल सर्वे मेथड। तो कंज्यूमर को इंटरव्यू कर रहे हैं पहले मेथड में, सर्वे मेथड के, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन क्वेश्चनर के थ्रू जान सकते हैं, या उनका इंटरव्यू लेके जान सकते हैं। इंटरव्यू में सभी लोगों को शामिल किया तो कंप्लीट एन्यूमरेशन, कुछ को शामिल किया ट्रू रिप्रेजेंटेटिव लिए तो सैंपल सर्वे मेथड। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या ओपिनियन सर्वे मेथड। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या ओपिनियन सर्वे मेथड में क्या होगा, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कहेंगे कि हमें कलेक्टिव ओपिनियन चाहिए एक्सपर्ट्स का। किनका ओपिनियन चाहिए, उन लोगों का जो मार्केट से वाबस्ता है, जिनको उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी। जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हो गए, मार्केट कंसल्टेंट्स हो गए। वो लोग हो गए जिनको आप देखते हैं कि वो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मार्केट की अच्छी खासी पकड़ है, नॉलेज है। तो सेल्स फोर्स की पोलिंग उनसे कर ली, ओपिनियन पोल मेथड ले लिया, उनसे पूछ लिया, कलेक्टिव ओपिनियन ले लिया, और डिमांड की फोरकास्टिंग हमने कर ली कि भैया कितना वॉल्यूम आगे आने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो मार्केट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, अलग अलग रीजन के बारे में इन्हें बहुत अच्छे से जानकारी है, और इन्हें पता होता है कि किस दुकान में या किस क्षेत्र में क्या चीज चल रही है,
किस चीज की डिमांड आने वाली है, किस चीज की डिमांड गिरने वाली है, इन्हें एक फेयर आइडिया होता है। और इनके इस अनुभव का लाभ हम लोग ले सकते हैं इस ओपिनियन या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या ओपिनियन सर्वे मेथड के माध्यम से। एक और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है जो दी है, वो है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड क्या है? ये जो मेथड था, इसको डेवलप किया था रैंड कॉर्पोरेशन ने 1940s में। ओलाफ, हेल्मर, डेल्कियन, गॉर्डन, ये तीन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसा बुक्स में दिया हुआ है। देखिए, जब एक बात और जान लीजिए कि ये वीडियोस और ये नोट्स, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ आप जो है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, उनको ज़रूर आप पढ़ें। क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत वैरिड व्यूज मिलेंगे। आपको एक आइडिया लगेगा कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा, फिर एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए बुक्स को जरूर प्राथमिकता दें, ये बड़ा आपसे निवेदन है। खैर, तो चलिए डेल्फी मेथड के बारे में बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का ओपिनियन पोल और सर्वे मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने आउटसाइड एक्सपर्ट को लाना है। अंडर दिस मेथड, outside experts are appointed. They are supplied with all kind of information and statistical data. The management requests the experts to express their considered opinions and view about the expressed about the expected future sales of the company. Up, their views are generally regarded as most objective ones. Their views generally avoid or reduce the halo effect and ego involvement of the views of the others. Since experts' opinion are more valuable, a firm will give lot of importance to them and prepare their future plan on the basis of the forecast made by the experts. यहाँ क्या हो रहा है भाई, डेल्फी मेथड में? डेल्फी मेथड में हमने क्या किया, पहले हमने एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर लिए। अब उन एक्सपर्ट्स को सारी, जिनके पास जो भी डेटा था, वो स्टैटिस्टिकल नेचर का था या और जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो दे दी। अब मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि भाई, आप अपना जो है ओपिनियन, अपना नजरिया, अपना व्यू पॉइंट आप हमें बताइए कि हमारी फ्यूचर में सेल्स क्या होने वाली है। अच्छा, ये लोग जो होंगे, ये इनके में बायसनेस नहीं होगा। बायसनेस क्यों नहीं होगी? हैलो इफेक्ट नहीं होगा, ईगो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्यों? सेल्समैन से कर लेते थे, उसमें क्या था, सेल्समैन जो मार्केट से जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा हुआ है। अब बहुत बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होती नहीं कंपनी के लिए, लेकिन हमें बहुत सेल्समैन को अच्छी लगती है, वो प्रिजुडाइज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुकानदार है, अब उसकी दुकान में सेल्स नहीं हो रही है, लेकिन वो दुकानदार जो है, वो सेल्समैन से बहुत अच्छे से बात करता है। जब वो उसके यहाँ पे जाता है तो उसे अच्छे से ट्रीट करता है, समय देता है। बस सेल्स नहीं कर पाता है, उसकी दुकान में जितना भी माल डाला जा रहा है वो बिक ही नहीं रहा है। मगर सेल्समैन को उसका स्वभाव पसंद है। तो अब ये जो पसंदगी है सेल्समैन की, ये जब वो रिस्पॉन्ड करेगा उसके लिए, तो वो भी उसमें जाहिर होगी। तो हो सकता है कि सही आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन या ट्रू पिक्चर ना बताए। सिमिलरली, वो इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है उसको कोई व्यक्ति ना पसंद हो, तो वो अपनी नापसंद पसंद ऐड करके आपको बताएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो निष्पक्ष होंगे, अनबायस्ड होंगे। उनके अंदर कोई भी ईगो या हैलो इफेक्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और मैं आपको हैलो इफेक्ट समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, आपकी इस टीम में, आपकी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, और वो रोज बिल्कुल समय पे आ जाता है, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, फॉर्मल कपड़े पहनता है, टाई वाई लगा के, सवेरे बिल्कुल डॉट 9 बजे, वो जो भी टाइम आपके ऑफिस का है उस पे आ जाता है। बिल्कुल टाइम टू टाइम काम करता है, सबको हेलो बोलता है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता है, सब करता है। बस वो सेल्स नहीं कर पा रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है जिसके लिए उसको रखा गया। और उसी जगह एक दूसरा बंदा है, वो थोड़ा सा पंक्चुअलिटी में वीक है, लेकिन उसकी सेल्स अच्छी है, उसके रिलेशन अच्छे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, मार्केट में उसकी अच्छी पकड़ है। वो जो सेल्स कराता है, सेल्स भी हो जाती है, वो कलेक्शन भी अच्छे से कर रहा है। अब हो सकता है जो बॉस हो, जब उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आए, प्रमोशन देने का टाइम आए, तो वो ये जो
गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून अच्छे से कर रहा है, टाइम से आ रहा है, बिल्कुल टाइम से जा रहा है, ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, तो डिसिप्लिन को वो ज्यादा तवज्जो दे दें और उसको प्रमोशन दे दें, और जो एक्चुअल परफॉर्मर है उसकी परफॉर्मेंस को इसलिए इग्नोर कर दे क्योंकि ये उतना डिसिप्लिन या पंक्चुअल नहीं। मगर सेल्स की अगर देखा जाए तो सेल्स वॉल्यूम मैटर करना चाहिए, कलेक्शन मैटर करना चाहिए। तो आपने गलत एट्रीब्यूट को बेस बना लिया तो हेलो इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईगो इन्वॉल्वमेंट आप समझते ही हैं। तो ये दोनों बायसेस जो हैं, ये दोनों प्रकार की समस्याओं को का निदान हम लोग डेल्फी मेथड और एक्सपर्ट से करते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट इन चीजों पे कंसिडरेट होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ ऐसा नहीं करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको एक आंसर देते हैं। फिर है भाई एंड यूज और इनपुट आउटपुट मेथड। एंड यूज या इनपुट आउटपुट मेथड, अंडर दिस मेथड द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट under consideration is projected on the basis of demand surveys of the industry using the given product as an intermediate product. The demand of the final product is the end use demand of the intermediate product used in the production for the final product. अब भाई एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट डिमांड नहीं निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल या एज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहाँ पे यूज हो रहा है, उस इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। जैसे मान लीजिए आप स्टील मैन्युफैक्चरर, तो स्टील अगर आप बनाने वाले हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वहां पे डिमांड आ रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपके यहाँ मेट्रो बन रही है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या होगा, स्टील की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनल गुड्स की डिमांड से इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड का असेसमेंट कर रहे हो। फाइनल गुड कौन सा है, जो आप नहीं बना रहे हो, कोई और बना रहा है, आपका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड मतलब वो यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। जैसे किसी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो जो एंसिलरी कंपनीज हैं, जो उसको सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं, उनको भी उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई गाड़ी बनाने की कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार बनाने वाली कंपनी जो है उस, तो मेन कंपनी हो गई। एंसिलरीज क्या हो गई, एंसिलरी कंपनी वो हो गई जो कार के कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे मान लीजिए कोई उनको स्क्रूज, नट्स, प्लास्टिक के कंपोनेंट, रबर के कंपोनेंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कार के पास ऑर्डर आ रहे हैं, कार की कंपनी के पास ऑर्डर आ रहे हैं और ज्यादा कारें बनेंगी, तो ये जो एंसिलरी कंपनीज हैं, इनकी भी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो एंड यूज से पता चल रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, कार की डिमांड बढ़ी तो हमारी की भी बढ़ जाएगी, अब उसकी घटी तो हमारी भी घट जाएगी। तो एंड यूज या इनपुट आउटपुट मेथड इस प्रकार से चलता है। आप समझ पा रहे हैं पूरी बात, अच्छी बात है। स्टैटिस्टिकल मेथड पे चलने से पहले एक बार जल्दी से ब्रीफ देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो कंज्यूमर इंटरव्यू हो गया, कलेक्टिव ओपिनियन हो गया जो अपना सेल्स पर्सन वाला था, डेल्फी मेथड या एक्सपर्ट ओपिनियन हो गया, और एंड यूज मेथड हो गया। अब बचे हैं दो मेथड स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड और इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो डेल्फी मेथड में क्या था कि एक्सपर्ट्स लाए, उनको पूरा डेटा दे दिया, उनसे कहा भाई आप बताओ। एंड यूज में क्या था कि हमने देखा कि फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड क्या है जिसके कि हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ, अभी मैं एक बार फिर से करा दूंगा। चलिए स्टैटिस्टिकल मेथड को देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ये स्टैटिस्टिकल मेथड भी बड़े महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डेटा पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव है, और डिमांड फोरकास्टिंग के बहुत ही पॉपुलर, सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेथड्स में है। ये बेस्ट अवेलेबल टेक्निक है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, जो रिसेंट ईयर्स में यूज करी जा रही है। इस मेथड में क्या है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, इक्वेशंस, रिग्रेशन, ये लगा के हम फ्यूचर डिमांड को एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग रन में भी काम आ जाते हैं। हालांकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इसमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड या कॉम्पिटेंस या अंडरस्टैंडिंग का होना आवश्यक है।
कहने का तात्पर्य क्या है कि हम पास्ट में जो डेटा है उसके बेसिस पे मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे और फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करेंगे। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, एन ओल्ड फर्म, ट्रेंड प्रोजेक्शन इसका पहला वो हुआ। An old firm operating in the market for a long period will have the accumulated previous data on either production or sales pertaining to different years. If we arrange them in chronological order, we get what we call as time series. It is an ordered sequence of events over a period of time pertaining to certain variables. It shows a series of values of a dependent variable, say sales, as it changes from one point of time to another. In short, a time series is a set of observations taken at a specified time, generally at equal intervals. It depicts the historical pattern under normal conditions. This method is not based on any particular theory as to what caused the variables to change, but merely assumes that whatever forces contributed to change in the recent past will continue to have the same effect. On the basis of time series, it is possible to project the future sales of the company. ये क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी फर्म अगर है पहले से काम कर रही है तो इसके पास पास्ट रिकॉर्ड है। अब उस पास्ट रिकॉर्ड को आपने रख लिया, क्रोनोलॉजिकली लगा लिया और किसी एक वेरिएबल के विषय में लिख लिया, अलग अलग इफेक्ट्स दूसरे वेरिएबल्स के देख लिए, तो जो पहले प्रभाव डाल रहा था वो आगे भी प्रभाव डालेगा। और आपने इसी तरीके से ट्रेंड को प्रोजेक्ट कर लिया कि आगे क्या होने वाला है बेस्ड ऑन दी पास्ट और हिस्टोरिकल डेटा। और फ्यूचर में क्या डिमांड आने वाली है ये आपने पता लगा लिया। अब एक बच्चा है, बचपन से वो मेधावी है, हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो अगर 10th में मार्क्स अच्छे आए, 12th में मार्क्स अच्छे आए, तो ग्रेजुएशन में भी अच्छे आने चाहिए। ग्रेजुएशन में भी अच्छे आए तो फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस। तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या है कि पास्ट ट्रेंड में विल प्रिवेल, कि पहले ये अच्छा था तो आगे भी अच्छा ही होगा। अब एक बच्चा शुरू से ही गड़बड़ है तो जब तक कुछ होगा नहीं नॉर्मली तो उसका आगे भी गड़बड़ ही रहने वाला है हिसाब किताब। तो सिमिलरली आप अगर अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। इसी आधार पे पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे की परफॉर्मेंसेस का अंदाजा या सेल्स का अंदाजा लगाना भी को हम ट्रेंड प्रोजेक्शन कहते हैं। ट्रेंड मतलब जो चल रहा है चलन वही आगे भी चलेगा इस मेथड के अनुसार। और दूसरा मेथड है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये क्या चीज हुई? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या करना है हमें? ये भी एक मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग करने का और रिसेंटली डेवलप किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, a few economic indicators becomes the basis for forecasting the sales of a company. An economic indicator indicates change in the magnitude of an economic variable. It gives the signal about the direction of change in an economic variable and helps in decision making process of a company. For example, construction contracts sanctioned for demand towards building material like cement, personal income toward demands for consumer goods, agricultural income towards the demand for agricultural inputs, instruments, fertilizers, manure, etc. Automobile registration towards demand for car, spare parts, petrol, etc. Personal income for consumer price index, money supply towards demand for consumption of goods। मतलब कहने का क्या है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी हमें एक अंदाजा लग जाता है कि भाई हमारा जो डिमांड है वो क्या होने वाली है। बहुत सारी कार रजिस्टर हो गई तो इसका मतलब पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। बहुत सारे एग्रीकल्चर इनकम मत लोगों को मिल रही है तो इसका मतलब एग्रीकल्चर इनपुट, इंस्ट्रूमेंट, फर्टिलाइजर, मैन्योर वेन्योर की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे सैंक्शन हो रहे हैं तो मतलब बिल्डिंग मटेरियल वगैरह की डिमांड बढ़ेगी। पर्सनल इनकम बढ़ रही है तो मतलब आप लोग पैसा लग्जरी गुड्स में खर्चा करेंगे। अब जाहिर सी बातें करेंगे यार, पहले आप मान लीजिए साइकिल चलाते थे, अब आप खुद अर्न करने लगे तो आपने बाइक ले ली, और ज्यादा अर्न करने लगे तो और महंगी अच्छी बाइक ले ली, और फैमिली साइज बढ़ा तो मतलब अब कार खरीदेंगे, अब बाइक से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, पहले पंखा चला के बैठते थे, फिर कूलर, अब एसी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इकोनॉमिक इंडिकेटर इनकम बढ़ी वैसे वैसे और दूसरे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाती है।
तो डिमांड फोरकास्टिंग में ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, दो ये स्टैटिस्टिकल मेथड थे। अब हम लोग क्विकली देखते हैं कितना बचा है। यहाँ देखिए, इसके अनुसार आपका सारे ही मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब ये जो मेथड्स हैं इनमें आप इकोनॉमिक इंडिकेटर, स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन और ये सारे से आप डिमांड फोरकास्ट कर लेंगे, डिमांड फोरकास्ट हो जाएगी। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, आपके घर के पास में अगर कोई शॉप ओपन कर रहा है, मान लीजिए समोसे की ही दुकान खोल रहा है, तो वो समोसे की दुकान खोल रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि भैया आज जो है कितने समोसे बनाए जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए? तो वो क्या करेगा, आसपास का सर्वे कर सकता है, लोगों से पूछ सकता है, उस जगह की भीड़ का अंदाजा लगा सकता है और उसके हिसाब से उतना प्रोडक्ट करे कि भैया कोई भी ग्राहक आए तो खाली हाथ ना जाए और इतना भी ना प्रोड्यूस कर ले कि वेस्ट हो जाए। तो इसलिए नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारे जो भी बात हम लोगों ने डिस्कस करी, इसके आधार पे वो एक अंदाजा लगाएगा कि भैया हमें कितना प्रोडक्ट बना के रखना है, और वैसे ही बड़ी कंपनियां करेंगी, वैसे ही सब करेंगे। तो डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी क्रूशियल एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स इट हैज टू बी डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।